हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम ये समझते केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है। केमिस्ट्री को मेरे को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहिए। सब बोलते भी है कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहिए, पर पढ़ाता कोई नहीं है। पर मैं आपको पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा और मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 13 तक पूरी खत्म कर देंगे एनसीईआरटी में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट आप वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, आपको सब पढ़ा हुआ लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक में दी है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का डेफिनेशन दी है। अब केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री होती है, इट इज द साइंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और उसके ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एसिड बेस रिएक्शन NaOH रिएक्शन करवा देते हैं हम KCl से, तो क्या बनेगा हमारे पास? एक KOH बनेगा और एक बनेगा NaCl। तो इससे क्या हुआ? केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम मॉलिक्यूल। तो Na एक एटम है, NaOH एक मॉलिक्यूल है। और जो NaOH है वो NaCl में चेंज होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। NaOH का NaCl में चेंज होना, एटम और मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्म होना, यही केमिस्ट्री कहलाती है। तो यही चीज दिया है, इट इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल की साइंस है और जैसे वो बदलते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है, यही केमिस्ट्री है। दैट्स इट। अब इसके बाद एक दूसरा टॉपिक दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम ये समझते हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें केमिस्ट्री पढ़ने की। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हर चीज में है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इससे लेते हैं। पहले हम लिखने के लिए क्या यूज करते थे? सबसे पहले लिखने के लिए हम पेपर में लिखते थे कुरेद के, पर वो करना बहुत मुश्किल होता था। फिर उसके लिए इंक बनाई गई। इंक किससे बनाई? डाई से बनाई, वो भी एक केमिकल है। अब नाउ हम यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड के लिए भी इंक लगती है जो इस मार्कर में है। तो यही सब इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ के। जैसे कि हम देखते हैं, पहले कोई भी चीज मेटल निकालने कोई प्रोसेस नहीं थी। मेटल तो पहले भी थे, सब कुछ पहले था, पर कोई प्रोसेस नहीं थी। तो मेटलर्जी केमिस्ट्री का पार्ट आ गई। और आज का कई सारे एनर्जी, सबसे अच्छा बैटरीज, लिथियम पहले भी थे, पूरे बैटरी वाला कंपोनेंट पहले भी थे, पर बैटरी अब बन पाए क्योंकि केमिस्ट्री इतनी डेवलप हो पाई कि हम उस बैटरी से एनर्जी ले सके, उस बैटरी में एनर्जी स्टोर कर सके। ये इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री है। अब हमारा आपको यहाँ के बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इंडिया में केमिस्ट्री बहुत समय से चली आ रही है। जब दूसरे जो देश स्टोन एज में थे, झोपड़ों में रहते थे या फिर जंगलों में रहते थे, उस टाइम से इंडिया की सभ्यता केमिस्ट्री जानती है, मेटलर्जी जानती है, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन जानती है। और गोल्ड इंडिया के स्पिरिचुअलिटी का भाग है। इंडिया में गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया उस टाइम से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करे जब लोग आयरन तक को नहीं जाते कि आयरन नाम की कोई चीज होती है, गोल्ड नाम की कोई चीज होती है। उस टाइम से इंडिया गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बस में दो चीज इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी है इसमें, जो कि एनसीईआरटी में दी है। एक दिया सिस्प्लेटिन एंड टैक्सॉल। अब ये बोला है सिस्प्लेटिन और टैक्सॉल में दो चीजें। टैक्सॉल ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत लाभकारी है, बहुत यूज होता है। ये भी केमिकल कंपाउंड है। और एक हमको दिया है एक है एस्डोथाइमाइड, ये होता है एस्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज। आपको बस ये दो चीज याद रखनी है। ये थ्योरी में आ सकता है, डायरेक्ट आपका एस सच आ सकता है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नहीं कोई ऑप्शन में तो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें आ सकता है। तो ये दो चीज याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। और सबसे पहले ये समझते हैं मैटर होता क्या है। मैटर वो होता है जो जिसमें एक मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो हर चीज मैटर है। अब मैटर दो फॉर्म में होंगे, तो फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल फॉर्म में फिजिकल कितनी फॉर्म जानते हैं मैटर का? होगा फिजिकल फॉर्म में अपने तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो कोई चीज सॉलिड होगी जैसे डस्टर है, ये सॉलिड होगी, या तो कोई चीज लिक्विड होगी जैसे इसके अंदर इंक भरी हुई है,
या गैस होगी, जो पूरी आसपास फैली हुई है तो गैस होगी, और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अलावा। तीन ही फॉर्म होते फिजिकल के। और दूसरा था केमिकल फॉर्म। अब केमिकल फॉर्म आता है कि ये डस्टर किससे मिलके बना है, इसमें प्लास्टिक है, रबड़ है और फोम है, तो ये केमिकल फॉर्म हो गया, किससे मिलके बना है। अब केमिकल मतलब प्योर और मिक्सचर। अब प्योर का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसके अंदर इंक है, इंक में सिर्फ एक कंपाउंड होगा, जैसे चूना, चूना सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से मिलकर बना है। और प्योर का एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में भाई ऑक्सीजन है, वो एक प्योर एलिमेंट है क्योंकि इसमें O2 के अलावा कुछ नहीं है। और होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कोई भी चीज, दो चीज को मिक्स कर दो, दूध और पानी को मिक्स कर दो, दूध पानी का मिक्सचर, दूध और चाय पत्ती को मिक्स कर दो, चाय बन वो भी एक मिक्सचर है। कोई भी दो चीज मिक्स हो गई तो वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर दो चीज होती है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस में समझते हैं, होमोजीनस मतलब होता है जिसमें आप मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाए, जैसे आप दूध में पानी मिला रहे फिर आप पानी और दूध को सेपरेट नहीं कर सकते, तो होमोजीनस है। जहां पे दो डिफरेंट लिक्विड आपको नहीं दिखे तो क्या होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आप पानी और तेल मिलाएं, आप दो पानी और तेल को आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि पानी है ये तेल है। सबसे अच्छा दूध में आप कभी कभी फैट के ड्रॉपलेट देखते होंगे अलग से, घी टाइप के, तो भी हेट्रोजीनियस है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग फैट ड्रॉपलेट, मिल्क अलग है, तो हेट्रोजीनियस। ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप देंगे तो हजारों निकल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते प्योर में। अब प्योर दो चीज हो सकती है, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। अब सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर क्या है, इसके पहले समझते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो एटम, एटम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की होती है एटम। जैसे आयरन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, Fe, ऑक्सीजन की क्या होगी, O, और उस पर हाइड्रोजन की H। एटम में सिंगल डिजिट सिंगल रहेंगे, कभी किसी के साथ नहीं रहेंगे, ये होते हैं एटम, हमेशा अकेले पाए जाएंगे, कभी किसी के साथ नहीं पाए जाएंगे। और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होते हैं दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, टू और मोर देन टू एटम, या तो वो सेम भी हो सकते हैं या तो एटम अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम सेम है, दो हाइड्रोजन मिलके H2 बनाता है, O2। ये क्या एक मॉलिक्यूल है, CO2। इट इज आल्सो मॉलिक्यूल, इट इज मेड ऑफ टू एटम which is कितना with one carbon and two oxygen। तो मॉलिक्यूल सिंपल डेफिनेशन ये है, इट इज मेड अप ऑफ टू एटम which may be same और डिफरेंट। अब आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है सिंपली एक एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट की कंसिस्ट ऑफ वन एटम विद वेराइंग नंबर, मे बी वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सल्फर, सल्फर एक एटम भी है और एक एलिमेंट भी है। अब सल्फर के दूसरे फॉर्म हो गया S8, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है और एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस जो एक एटम से मिलकर बने हो वो एलिमेंट है, उसमें उसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा। H2, N2, S4, P3, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसे कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं। और आता है कंपाउंड। कंपाउंड की डिफरेंस होती है टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, दो एटम से मिलकर बनेंगे पर वो दोनों एटम अलग होने चाहिए, ये होता कंपाउंड। टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, दो एटम होंगे पर दोनों एटम अलग होंगे। जैसे कि CO2 एक कंपाउंड है, दो एटम है पर दोनों एटम अलग है। अमोनिया, इट इज आल्सो कंपाउंड, दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग एटम है। और एक ले सकते हैं अपन H2SO4, दो से ज्यादा एटम, SO2। बहुत सारे ऐसे को बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी टॉपिक 1.3, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब किसी भी चीज की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कितनी होगी, या तो फिजिकल हो गया तो केमिकल होगी। मान लीजिए मैटर है, कोई मैटर की दो ही प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी आइदर केमिकल होगी।
अब हम इस इंक से समझते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। ये इंक ब्लैक है, मतलब चलने पे ब्लैक दिखती है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कलर, इसकी अपनी एक ऑर्डर है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ऑर्डर, एंड तीसरी इसकी खुद की डेंसिटी होगी, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी डेंसिटी, जिसमें एटम टूटते नहीं है। जहाँ एटम अपनी प्रॉपर्टी दिखाने की टूटने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल को टूटने की जरूरत नहीं है, वो की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हो गई कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, उसका मास, स्पेसिफिक उसका मास कितना है। जैसे कि इस डब्बे जिसमें जिसमें इसमें इंक भरी, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए केमिकल रिएक्शन नहीं चाहिए, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तब मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो मतलब जब केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए इसकी केमिकल नेचर में चेंज होगा, मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए मॉलिक्यूल को टूटना होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएंगी, मान लीजिए ये इंक है, इसका कोई ना कोई पीएच होगा, या आइदर ये एसिड होगा या तो बेस होगा, तो एसिडिटी, बेसिसिटी, बेसिडिटी। अब जलाएंगे, नो डाउट जलेगा हीट में, तो कुछ ना कुछ देगा, हो सकता है CO2 निकाले, SO2 निकाले, NO2 निकाले, कुछ तो देगा, कोई गैस तो देगा। तो कंबस्टिबिलिटी, दैट ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कई सारी यूनिट होती है, जैसे कि SI यूनिट, तो इसको बनाने के लिए एक इंटरनेशनल ब्यूरो बनाया गया, जहां पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी बैठती है और एक चीज को स्टैंडर्डाइज करती है कि हम इस चीज को पूरी दुनिया में मानेंगे। आप चाहे तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हो, खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा पॉइंट दिया है ऑन द पेज नंबर 1। अब बात ये आती है बच्चों कि पहले टाइम में कोई इतना टेबल तो होता नहीं था, ना कोई नेट ना कुछ था। अब बोलते कि हम आज 1 किलो 1000 ग्राम कोई दुनिया में मानते हैं, पर जब 1600, 1500, 1400 के टाइम पे हर लोकेशन के हिसाब से लोगों की मापने की संख्या अलग अलग होती थी। किसी क्या, मान लीजिए आज हम 1 किलो 1000 ग्राम को मानते, मान लीजिए मेरा शहर कोटा है, तो यहाँ 1 किलो को या फिर समझते 1 दर्जन को 12 किलो मानते हैं, ये मान के चल रही है। हमारे कहीं कुछ दूर गया 200 किलोमीटर दूर, वहां 1 दर्जन को 10 ही केले गिन रहे हैं। कोई दूसरे देश में गया, वहां 1 दर्जन को 16 केले गिन रहे हैं। सेम चीज मास के साथ भी हुआ, वहां हमने जैसे किलो में मास स्टैंडर्ड आया, पहले किलो में नहीं होगा, कहीं और अलग स्टैंडर्ड, जैसे एक जगह का स्टैंडर्ड हो गया 700 ग्राम स्टैंडर्ड हो, 700 ग्राम को 1 किलो मान लिए, कहीं 1500 ग्राम को 1 किलो मान लिए। तब ये सब झगड़ा खत्म करने के लिए और पूरी चीजों को सिंप्लीफाई स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1800 के टाइम में बैठक बुलाई गई, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन कहानी बता रहा हूं, सुनते जाइएगा। ये बैठक कहां लगी, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट। ये कहां है, फ्रांस में है। कहां स्थित है, फ्रांस में। कहानी सुन लीजिए, मजा आएगा। फ्रांस में स्थित है ये। तो वहां एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा गया, जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो पूरी इकट्ठा हुई, उन्होंने प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा और उसके मास को, जो भी जितना भी उसका मास रहा होगा, उसको बोल दिया कि ये 1 किलो है। और पूरी दुनिया में 1 किलो जिसका पूरी दुनिया में 1 किलो इसी को मान जाएगा। मान लीजिए अब पूरी दुनिया में किसी को 1 किलो आलू खरीदना है, तो 1 किलो आलू का वेट कितना होगा, जितना इसके प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का वेट होगा। तो सिंपली मास को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिससे भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना फैले, ताकि लोग व्यापार आसानी से कर पाए और लोगों को समझ में आए, एक मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट बने। तो पहले क्या होता पूरा 1 किलो आलू लेके आओ, कोई 2 किलोमीटर दूर से गया वो 20 आलू लेके आया, कोई 50 किलोमीटर दूर से गया वो 100 आलू लेके आ गया, आलू तो 1 किलो ही था ना। पर इस चीज को खत्म करने के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया
और 1 किलो की वैल्यू बोली कि 1 किलो जब भी आप बोलेंगे तो इस तरीके ना पेरिवियर सिलेंडर के बराबर का मास 1 किलो कहलाएगा। और यहाँ से 1 किलो की वैल्यू स्टैंडर्डाइज हुई। आज भी ये फ्रांस में रखा हुआ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में, और इसी से वेट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1.4 टॉपिक एनसीईआरटी का, इसमें थ्योरी थोड़ी चीज दी है, अगर आपको पढ़ना पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ाने वाला, कोई काम का नहीं है ताकि इसको। अब इसके बाद ना 1.5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां से आपका चालू होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन हर साल नीट बोर्ड आता ही आता है, इसको अच्छे से पढ़ेगा। इसके टोटल 5 लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलूसियस लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। इसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से समझते आ रहा है कि मास में कंजर्व रहेगा, मतलब जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। डेफिनेशन में भी यही दी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। जितना हमारा प्रोडक्ट बना उसका मास इक्वल होगा मास ऑफ रिएक्टेंट के। एग्जांपल जैसे हम एक एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास बेस है NaOH 20 ग्राम, एसिड है HCl 20 ग्राम। तो एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो उनको सॉल्ट प्लस वाटर देगा, और जो इसका वजन आएगा इन दोनों का वो होगा 40 ग्राम। क्यों? कि हमने 20 ग्राम दिया है, ये हमेशा 40 ग्राम होगा। बट ये रिएक्शन या फिर जो ये लॉ है ये हमेशा वैलिड नहीं होता, क्योंकि कई बार कंबसन रिएक्शन होती है, दो और भी दूसरी रिएक्शंस है, वहां पे कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है, इस कारण ये रिएक्शन ये लॉ वैलिड नहीं है। दोस्तों हम सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, जैसे नाम समझ में आता है डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब कोई चीज फिक्स रहेगी। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए वाटर है। अब वाटर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? आपके शरीर में पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा, इंडस्ट्री में पाया जाएगा, लैब में प्रिपेयर होगा, समुद्र में पाया जाएगा, तालाब में पाया जाएगा, हर जगह पानी पाया जाएगा, स्पेस में पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा लगभग, जहां भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो जो वाटर है, वाटर का क्या होता है फॉर्मूला? H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ? 2:1। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग वाटर आप कहीं से भी लें, इरिस्पेक्टिव कोई भी सोर्स हो, इवन इन फ्रॉम स्पेस एंड फार फ्रॉम गैलेक्सी, जो वाटर का फॉर्मूला होगा H2O का, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। यही ये लॉ बोलता है, a given always contain same element in the same proportion। मतलब कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं, a given substance always contain, कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट और सेम प्रोपोर्शन में कहीं लगेगा, चाहे आप कहीं से भी इसको लें। एग्जाम्पल जैसे H2O है, H2O को हम सी वाटर ले, रिवर वाटर ले, लैब वाटर ले, टैप वाटर चाहे डिस्टिल वाटर ले, कहीं से भी ले, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा हमेशा 2:1 रहेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। दिस इज द लॉ, नो एक्सेप्शन फाउंड इन द यूनिवर्स। दोस्तों तो हम इसका थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट सॉरी तो हम थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन का। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर जैसे कि आपके दो कंपाउंड है या फिर दो एटम है, दो एटम मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं, दैट इज वाटर, एंड H2O2 बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों कंपाउंड अलग है। अब ये लॉ बोलता है, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। द मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स्ड मास किसका? हाइड्रोजन का मास फिक्स है H2H2। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अब जो ऑक्सीजन का रेशियो आएगा, ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर पे होगा, जैसे 1:2, 1:3, इस तरीके के रेशियो में आएगा। स्मॉल होल नंबर 1:5.5, 1:17.8 ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है।
हमेशा 1:2, 1:3, 1:4 या फिर 2:3 ऐसे में आएगा। तो चलिए काय के देखते हैं। ऑक्सीजन H2 है, दोनों मतलब H2 का मास क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम ऑक्सीजन का मास लेते हैं और एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16। दो ऑक्सीजन का मास कितना, 16 इंटू 2 32। जो इन दोनों का रेशियो आया, इन दोनों ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/2। सेम बोल रहा है, डेफिनेशन भी ये बोल रही है कि if two elements can combine to form more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, the mass of element that combine with fixed mass of other element। फिक्स मास कौन सा है, ऑक्सीजन। वेरिएबल मास कौन, फिक्स मास कौन सा, हाइड्रोजन। वेरिएबल मास कौन सा, ऑक्सीजन। और जो वेरिएबल मास का जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल रूल नंबर आएगा, और यही ये डेफिनेशन बोल रही है। दूसरा लेके देखते हैं, CO2 फिक्स मास कार्बन, वेरिएबल मास ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वेट 16, तो दो ऑक्सीजन का वेट कितना, 16 इंटू 2 32। तो टोटल रेशियो आ गया 1/2। सेम NO NO2 NO3 में देखते हैं, इसको हम कहते हैं ABC बोल देते हैं, ABC। तो A और B में फिक्स मास कौन सा है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के मास का हम रेशियो लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16। पहले हम A रेशियो B लेके देखते हैं। दो ऑक्सीजन का मास कितना, 32, क्या आ गया, 1:2। अब हम C और B का रेशियो लेके देखते हैं, C डिवाइडेड बाय B। यहाँ पे अपने पास कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 16 इंटू 3, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन, 16 इंटू 2, 16 से 16 हो रहा तो आ गया 3:2। जो डेफिनेशन बोले वही ये चीज फॉलो कर रही है। जब एक फिक्स कंपाउंड, एक कंपाउंड फिक्स रहेगा, एक कंपाउंड वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल कंपाउंड के मास का रेशियो लेंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमको देखने को मिलेगा। यही ये डेफिनेशन बोल रही है, यही ये लॉ बोलता है, और ये लॉ वैलिड है। तो बच्चों हम फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले, दैट इज गैलुसैक्स लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिंपली ये समझ लीजिए जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो मासेस के लिए, ये है गैसेस के लिए। इसके अकॉर्डिंग होता है, पहले एग्जांपल लेते फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे एक वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम क्लोरीन का, क्या बना रहे, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लेते 30 ml हाइड्रोजन के, 30 ml क्लोरीन के, तो हमारा फाइनल जो HCl बनेगा वो बनेगा 60। अब बोला व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, गैस है वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे, मास में रिएक्ट करेंगी कैसे, वॉल्यूम में होता है गैस का। which bear a small whole number ratio, small whole number जैसे 1 2 3 4, whole number तो ये होता है 2.5 3.5 को करते नहीं है। which bear a small whole number ratio to one another, एक दूसरे से। हाइड्रोजन 1:2, क्लोरीन 1:2, एक क्लोरीन कितने, 2 HCl, एक हाइड्रोजन 2 HCl, एक क्लोरीन 2 HCl, तो whole number ratio स्मॉल है। to one another to the volume of product formed is gaseous, जो गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे उसी से स्मॉल होल नंबर रेशियो बिहेव करेंगे। इसमें हम लिक्विड प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते, लिक्विड प्रोडक्ट कितना बना, हम इसमें सिर्फ गैस के बारे में बता सकते हैं। एग्जांपल आगे देखते हैं। हमारे पास एक कंबसन रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मीथेन जो है वो जल रहा है। अब जल के क्या में कोई भी चीज जलती क्या बनती है, कोई भी, जब हमारा हाइड्रोकार्बन जलता है तो जल क्या में CO2 वाटर बनता है, CO2 वाटर बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम मीथेन 2 वॉल्यूम CO2 बना रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितने 2 वॉल्यूम CO2 बना रहा है। वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, इसका वाटर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कितना वाटर बना। तो 1:2 फॉर इथेन एंड 3:2 फॉर ऑक्सीजन। एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बिहेव करती एक दूसरे से रिएक्शन करने पे, और सिर्फ हम गैसियस प्रोडक्ट क्या बता सकते, इसमें हम कभी भी इसमें लिक्विड प्रोडक्ट हम नहीं बता सकते कि वो कितना बनेगा, ये इसकी लिमिटेशन है। दोस्तों हम लास्ट लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। अब एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है,
पहले इसको समझते हैं। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी वॉल्यूम है, मान लीजिए जैसे 2 सिलेंडर 10 लीटर के, एक के अंदर हमने भर दिया हाइड्रोजन गैस, एक के अंदर क्लोरीन गैस। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर दोनों का 180 हम सॉरी प्रेशर दोनों का 180 हम, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एक सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और मोल्स ऑफ क्लोरीन होंगे वो इक्वल होंगे। कोई भी गैस हो, हम फ्लोरीन भर सकते हैं, नियॉन भर सकते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सेम वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करेंगे। यही बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यही चीज बोला, यही चीज हमने एग्जांपल्स देखी। हमारे पास एक और जार है 10 लीटर का, ये भी है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए मैं हमने भर दिया इस बार, कौन सी गैस भरे, क्लोरीन भर देते, चलिए क्लोरीन भर दिया। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के इसमें है और इसमें है, अब दोनों अलग होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों टेम्परेचर अलग हो चुका है। दैट्स इट दोस्तों। तो हम पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 14 तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार एनसीईआरटी रेट लगा लीजिएगा और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की चीज कवर करेंगे। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जो भी आपको क्वेरी हो पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, या फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गारंटी रिप्लाई करूंगा। आज के लिए गुड बाय।